नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। मजदूरों को ट्रेन से लाने ले जाने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एडवाइजरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। एमएचए ने साफ कहा है कि रेलवे से बात कर राज्य यानी स्टेट्स योजना बनाएं। फंसे हुए लोगों के लिए ट्रेन से जाने की इजाजत होगी। रेलवे एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करेगा जिससे बातचीत की जा सकती है। स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वह भरे हुए ट्रक्स हो या खाली हो, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन एवं फील्ड एजेंसीज इन निर्देशों का पालन करें। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। और देश में कोरोना अपडेट बता दें। कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,365 हो गई है। इसमें से 25,148 कोरोना केस एक्टिव हैं। जो बाकी ये लगभग 10,000 का जो डिफरेंस है, इसमें से 1,152 लोगों की मौत हुई है। 9,064 लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, जहां कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 10,498 हो गई। ये वो कुल संख्या है जो पहला केस सामने आने के बाद से अब तक रही है। इसमें से लोग ठीक भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 459 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं गुजरात में कोरोना केस बढ़कर 4,395 हो गए। 214 लोगों की गुजरात में मौत हुई है। प्रदेश की बात करें तो पॉजिटिव केसेस की संख्या 2,584 हो चुकी है। 58 लोगों की मौत हुई है। और राजस्थान का जो अपडेट है वो आपको बता दें। कोरोना से संक्रमित 25 और नए केस आए हैं। जोधपुर में 17, जयपुर में 8, तो मरुधरा में आज 58 कुल पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में संक्रमितों का जो आंकड़ा है पहले केस से अब तक वो बढ़कर 2,642 हो चुका है। प्रदेश में कोरोना से 61 लोगों की जान गई है। 2,642 में से 983 लोगों की रिपोर्ट इलाज के दौरान नेगेटिव हुई है। वहीं ठीक होने पर 644 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब कुल 1,598 एक्टिव केस हैं प्रदेश में। जयपुर में सबसे ज्यादा 921 केस आए हैं और जोधपुर में मरीजों की संख्या 589 रही है। और आइए अब आपको मैप पर बताते हैं कहां किस तरह की स्थिति अब तक रही है शुरुआत से लेकर आज तक। इस वक्त तक बांसवाड़ा में 66, जैसलमेर में 35, भरतपुर में 111, झुंझुनू में 42, भीलवाड़ा में 40, जोधपुर में 589, बीकानेर में 37, टोंक में 134, जयपुर में 921 और कोटा में 204। और अब बात प्रदेश के उन संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। एक भी संभाग हमारी नजर से छूटा नहीं है। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर सातों संभागों की तस्वीरें देख पा रहे हैं। जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें। और चलिए अब चलते हैं सहयोगियों के पास, जानते हैं कैसा है संभाग में कोरोना का ग्राफ। राजस्थान में कोरोना के नए केस मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज दोपहर 2 बजे तक की रिपोर्ट में प्रदेश में कुल 58 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में 14 नए मामले सामने आए हैं। सुबह 9 बजे की रिपोर्ट में 6 मामले थे, जबकि दोपहर 2 बजे की रिपोर्ट में 8 नए मामले आए, यानी कुल 14 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर संभाग में अब तक कुल 921 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, जबकि 34 लोगों की मौत जो है वो कोरोना के कारण अब तक हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना से रिकवर होने का रेशो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 21 नए मरीज जो है वो कोरोना से रिकवर
हो चुके हैं। अब तक कुल 321 मरीज जो है वो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जबकि 250 करीब मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इधर रामगंज क्षेत्र में जो है वो स्वास्थ्य विभाग का युद्ध स्तर पर स्क्रीनिंग का काम लगातार जारी है। आशा सहयोगियों द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है और उनकी जो रिपोर्ट होती है उस पर एएनएम द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा मरीजों को जांचा परखा जा रहा है। एएनएम द्वारा जो बताए जा रहे गंभीर मरीज हैं उनको चिकित्सकों द्वारा उनका स्वास्थ्य जो है वो जांचा जा रहा है, जबकि जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल रेफर भी किया जा रहा है। इधर राजधानी में लगातार कर्फ्यू का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज मालवीय नगर के इनकम टैक्स कॉलोनी में एक बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस क्षेत्र में चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि करीब राजधानी के 30 थाना क्षेत्रों में जो है वो अब तक कर्फ्यू लगाया जा चुका है। अब तक की बात करें, लगातार जिस प्रकार से लॉकडाउन पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसके मद्देनजर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 15,000 से अधिक वाहनों को जब्त किया जा चुका है, जबकि धारा 144 का उल्लंघन करने पर करीब 700 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार प्रकोप जारी है। आज शहर में नए 22 मरीज सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज में 1 और साथ ही जोधपुर एम्स से 21 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही अब शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 528 पहुंच चुकी है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि जोधपुर में 8वीं मौत हुई है। शहर के प्रताप नगर के 27 साल की महिला की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है, जिसका इलाज जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल कोरोना आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था। लेकिन एक राहत भरी खबर यह भी है कि जोधपुर में अब तक 196 मरीज कोरोना से मुक्ति पा चुके हैं और उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। आज भी 11 मरीज नए जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव में शामिल हुए हैं, जिसके बाद संख्या जो है वो अजमेर में बढ़कर 161 हो गई है। इस सब के बीच में एक राहत की खबर ये भी है कि जो अजमेर में इलाज ले रहे थे कोरोना पॉजिटिव मरीज, उनमें से 4 और मरीजों की आज जो है रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसके बाद उन्हें जेएलएन हॉस्पिटल से छुट्टी देकर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। तो अजमेर में इलाज ले रहे कुल 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, जबकि अजमेर के ही 5 मरीज जो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज ले रहे थे, उनकी भी रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आने के बाद उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो अजमेर में कुल 161 पॉजिटिव मरीजों में से कुल 23 मरीजों की तबीयत जो है वो ठीक हो चुकी है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और वो एहतियातन 14 दिन का क्वारंटाइन इलाज ले रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ब्यावर एक नया हॉटस्पॉट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कल 3 पॉजिटिव केसेस सामने आए थे, जिसमें से एक प्रसूता थी, एक गर्भवती महिला थी और एक कोचिंग स्टूडेंट था। इसके बाद आज कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा और पुलिस अधीक्षक कुंवर राशदीप मेडिकल टीम के साथ ब्यावर के दौरे पर रहे और एहतियातन जिन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया था उन कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया है और साथ ही साथ वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका रिव्यू किया है स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करके। इसके अलावा अगर बात की जाए कि किस तरह से चूँकि अजमेर जो है रेड जोन एरिया में आ चुका है, लिहाजा 3 मई के बाद किस तरह नई व्यवस्था रहेगी उस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन इसके बावजूद जो धीरे धीरे जो दिनचर्या है या यूँ कहे कि लोगों की जीवन शैली है उसको सामान्य रूप लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके तहत जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनका जो है यहाँ पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। करीब 170 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया, जिसमें मोटे तौर पर श्री सीमेंट और हिंदुस्तान जिंक शामिल हैं। इन इकाइयों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लगातार जो अजमेर में मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो स्क्रीनिंग कर रही हैं, घर घर सर्वे कर रही हैं। 32,000 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और सबसे खास बात यह है कि जो दरगाह में फंसे ज़ायरीन थे उन ज़ायरीनों के लौटने का सिलसिला भी अब तेज़ी से शुरू हो चुका है। इस सब के अलावा जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें किस तरह से वापस से अपने प्रदेश में लाया जा सके, इसको लेकर एक ठोस प्लान जो है, मैपिंग है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से की जा रही है। और ई मित्र पोर्टल के जरिए करीब अजमेर के 12,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो अब तक हो चुका है और कोशिश यही की जा रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से आज जो ट्रेन चलू है तेलंगाना से लेकर झारखंड के लिए मजदूरों को लेकर एक ट्रेन रवाना हुई है, तो यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही राजस्थान के लिए भी एक स्पेशल रेल सेवा शुरू हो, जिसमें जो राजस्थान के बाहर प्रवासी मजदूर बैठे हैं वो सकुशल अपने घर पहुँच सकें। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में संभाग भर के संक्रमित मरीजों के लाने का सिलसिला लगातार जारी है और चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा एक बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर सामने आया है, जहां पर एक बार फिर 7 संक्रमित मरीज सामने आए थे जिन्हें एमबी चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं
राजसमंद जिले में एक नया संक्रमित मरीज और सामने आया। नाथद्वारा के नेगड़िया के समीप का रहने वाला है, जो कि मुंबई के धारावी कच्ची बस्ती से कुछ दिनों पहले ही ट्रक में बैठकर अपने गांव आया था और उसकी कोरोना जांच जब की गई तो वह पॉजिटिव सामने आया। तो इसके साथ ही राजसमंद में संक्रमित मरीजों की संख्या अब 2 हो चुकी है, तो वहीं चित्तौड़गढ़ में संक्रमित मरीजों की संख्या 26 पहुंच चुकी है। इसके अलावा बांसवाड़ा में जो संक्रमित मरीज बांसवाड़ा के जो उदयपुर में भर्ती थे, उनके रिकवर होने का सिलसिला लगातार जारी है। एमबी चिकित्सालय में अब तक कुल 110 कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जा चुका है, जिसमें से 44 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो वहीं 5 ऐसे मरीज हैं जो कि अब पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और उन्हें कुछ ही दिनों में पूरे चिकित्सकीय परामर्श के साथ में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा 50 से ज़्यादा संक्रमित मरीजों का अभी इस समय एमबी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। तो वहीं लगातार सैंपलिंग की जा रही है, जिससे संक्रमण किस हद तक फैला है और जो लोग संक्रमित सामने आए उनके क्लोज कॉन्टैक्ट लोगों की क्या स्थिति है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। नाथद्वारा के समीप जो कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट की लिस्ट निकाली गई है और सैंपलिंग कर उनके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आज उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में पुलिस विभाग द्वारा एक विशाल रूट मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व पुलिस अधिकारियों ने किया। इसमें पुलिस मुखिया से लेकर कांस्टेबलों तक बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी शामिल हुए, जो कि जिला कलेक्ट्रेट से रवाना होकर पूरे शहर में घूमे और आम जनता में जागरूकता लाने की कोशिश की, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान किस तरह से इस प्रोटोकॉल की पालना लोगों को करनी है, ये समझाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने इस रूट मार्च का आयोजन किया, जो कि पूरे शहर में होते हुए निकला। और मुख्य रूप से शहर में ये कोशिश की गई कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने के लिए जागरूक किया जा सके और उन्हें ये बताया जा सके कि पुलिसकर्मी सड़कों पर उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। बीकानेर के लिए अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो अभी तक राहत देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि अभी तक कोई भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो सामने नहीं आया है। लगातार चिकित्सा विभाग की ओर से सैंपल का जो दौर है वो लिया जा रहा है। अगर पिछले 2-3 दिनों की बीकानेर की बात करूं तो लगातार जो भी सैंपल लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो वहीं पर CMHO डॉक्टर BL मीना लगातार अपने जो कर्मचारी और सहभागी है उनके साथ में जुटे हुए हैं। तो वहीं पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो उनके लिए वो है कि जिले से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो उनकी परेशानी का जो सबब है वो बने हुए हैं और उन्हें अभी तक जैसा कि CMHO साहब ने बताया कि 10,000 जो लोग हैं उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो वहीं पर आज मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में मीटिंग ली। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम, SP प्रदीप मोहन शर्मा, CMHO डॉक्टर BL मीना सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सभी अधिकारियों से कोरोना की अपडेट ली और इसके साथ ही कोरोना के बचाव के साथ में अभी तक क्या क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में जानकारी ली। वहीं मीटिंग के दौरान भंवर सिंह भाटी ने साफ तौर पे कहा कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और खासतौर पे बिजली और पानी जैसी समस्या लोगों के लिए आम बनी हुई है। तो ऐसे में पूरी तरीके से आम जनता की जो समस्या है उसका निदान किया जाना चाहिए। वहीं मीटिंग के दौरान उन्होंने क्ले माइंस जो व्यापार है उसको चालू करने की बात यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा कि माइंस का जो काम शुरू होगा तो उसमें जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ताकि रोजाना जो लोग कमाते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी अपने परिवार को चलाने में ना हो। वहीं आपको बता दूं कि आज बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर एक ज्ञापन यहां पर सौंपा है। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि एक बीजेपी पार्षद के साथ में निगम के अधिकारी ने बदतमीजी की है और उसी को लेकर आज सभी जो पार्षद हैं वो जिला कलेक्टर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर अधिकारी के निलंबन की बात करी। इसके साथ ही लगातार जो सैंपल का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन इसके बाद कहा जा सकता है कि आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला रहा है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। And we are able to overcome this problem in the days ahead. We have seen the manner in which the medical professionals have toiled day in and day out to ensure that all those affected by this virus recover in the fastest time frame. Along with them, the nurses, the other people from the medical profession, sanitation workers,
our police personnel standing beside them, personnel from the home guards, delivery boys who have been delivering essential commodities in the homes of the people. And of course, we cannot forget the media which has been reaching out to our population with the message that has emanated from our government from time to time on how to carry on with our life during these difficult times. We are indeed very grateful to all the Corona warriors who have ensured that we are going past this phase in a very deliberate manner. We also cannot forget the people of our nation who have very strictly adhered to all the guidelines that were issued by the government from time to time, whether it was on social distancing, wearing of masks, ensuring proper hygiene and sanitation at all times. And of course, when the government gave the call, whether it was through the ringing of bells or through lighting our houses at night, the nation stood together. I mean, our nation has shown the resilience to overcome such crisis by staying together. And as you can see, the motto that is written behind, frontline warriors today salute the Corona warriors, and we are sure we will win together. In our country, everybody understands that when it comes to the nation, we need to work together. On behalf of the security forces, we therefore want to really express our gratitude to the Corona warriors. And in doing so, on the 3rd of May, that is on Sunday, there are some special activities that the nation will get to witness from all the three services. The Air Force will be conducting flypasts from Srinagar to Thiruvananthapuram. You will see other flypasts happening from the east in Dibrugarh, right across the length and breadth of the country towards Kutch in Gujarat. The flypast will be conducted by fixed-wing aircraft and the fighter wings and the fighter aircraft. They will also be showering of petals from helicopters in hospitals across the country which have been involved in saving our people from COVID-19. The Navy on its part will be out on the seas displaying their formations. You will witness some lighting of our ships on the seashores, expressing solidarity and gratitude once again for our warriors. The Indian Army on its part will conduct some mounted band displays along some of the hospitals, in particular the COVID hospitals, not just in the state capital of Delhi, but in almost every district of our country. This to express our
strength that we stand by our police forces, the armed forces will also be laying wreaths at the police memorial on the morning of 3rd of May. The detailed itinerary of every event, the fire blast, the showering of petals, the display by the Navy and the Army, will be given to you separately. So with that, I wish to thank you all media persons for being here today amongst us, conveying our message to the people of our nation that the armed forces stand solidly behind the nation, and we wish to utilize this opportunity to convey our gratitude to each and every Corona warrior who has been involved in this fight, and to every citizen of our country who have adhered to the guidelines that emanated from the government. If we are able to win this fight, it will happen because of the patience and the discipline displayed by every citizen of our nation. Thank you for a patient hearing. ये सीडीएस बिपिन रावत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना योद्धाओं को, उनकी सर्विसेज को सैल्यूट करेगी सेना की तीनों विंग्स। इस वक्त पूरा देश एकजुट है। दिल्ली, एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पर कार्रवाई। जफरुल इस्लाम खान मामले में ये कार्रवाई हुई है। विवादास्पद कमेंट पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर स्पेशल सेल तफ्तीश कर रही है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पर कार्रवाई की खबर है। मामला दर्ज किया गया है। जफरुल इस्लाम खान मामला, इस मामले में कार्रवाई हुई है, केस दर्ज कर लिया गया है और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके आधार पर जांच की जा रही है। विवादास्पद कमेंट से जुड़ा ये पूरा मामला। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, लॉकडाउन 3.0 लॉक हो चुका है। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और भी जानकारियां जल्दी सामने आ जाएंगी। जो जोनिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट्स की, उनके आधार पर किस तरह की रियायत रहेगी या नहीं रहेगी, ये जल्दी साफ हो जाएगा। फिलहाल जो जानकारी है, 14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस बार यह संदेश अलग माध्यम से आया है। अब तक 2 बार प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर इस संबंध में जानकारी दी थी। इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आ चुका है। लॉकडाउन को 2 वीक्स के लिए, 14 दिनों के लिए, 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया है। देखिए, लॉकडाउन 2.0 जो कि 3 मई को खत्म हो रहा था, अब साफ हो चुका है कि 4 मई से लॉकडाउन 4.0, माफ कीजिएगा 3.0 शुरू हो जाएगा, जो कि 14 दिन का रहेगा। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की। हालांकि यह जरूर है कि और भी पॉइंटर्स आने बाकी हैं, जैसे कि क्या रियायत दी जा रही है। कुछ चीजें तो सुबह से ही हम स्पष्ट करते आ रहे हैं। 3 जोन्स में डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ऐसे में क्या किस तरह की रियायतें रहेंगी, क्या रियायत दी जा सकती है या रियायत नहीं दी गई है, यह स्थिति फिलहाल स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। आपकी, हमारी, कोरोना योद्धाओं की जिम्मेदारी और 2 हफ्ते के लिए बढ़ी है। अब हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना है, हमें और भी ज्यादा जिम्मेदार बनना है। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन देश में
एक्सटेंड हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे जैसे 3 मई नजदीक आ रही थी, कयासों का बाजार गर्म होता जा रहा था कि क्या लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। हालांकि इस बीच तेलंगाना जैसे राज्य ने लॉकडाउन को ऑलरेडी 7 मई तक के लिए एक्सटेंड किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीसी भी की थी और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किस तरह की स्थिति बनती है देश में, क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है। अब जब कोरोना केसेस की संख्या 35,000 को पार कर चुकी है, इसके बाद यह फैसला लिया गया कि लॉकडाउन 3.0 जरूरी है। आज ही एक हाई लेवल मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें लॉकडाउन के लिए आगे की जो भी रणनीति है उस पर चर्चा की गई। तो क्या लॉकडाउन 3.0 होगा? तो जवाब है बिल्कुल होगा। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 रहने वाला है। हाई लेवल मीटिंग में रणनीति पर चर्चा की गई और अब यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आगे की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। आज जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे, रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, साथ ही सेक्रेटरी लेवल के कुछ अधिकारी भी इस हाई लेवल मीटिंग का हिस्सा बने। 3 मई को लॉकडाउन 2.0 खत्म होने के बाद क्या करें क्या ना करें, इसे लेकर चर्चा की गई और अब जानकारी आ गई है कि चर्चा में ये नतीजा निकला है, जिस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि 14 दिनों के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, यानी लॉकडाउन 3.0 4 मई से। हालांकि माना यह जा रहा था कि हो सकता है 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह आए और इस बात का ऐलान करें, लेकिन उससे पहले ही ये जानकारी सामने आ चुकी है, ये आदेश जारी आ चुकी है, क्योंकि कई राज्यों में स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं आई है। ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया उसमें मामलों की संख्या बढ़कर 35,000 से ज्यादा हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में लगभग 2000 मामले, 1993 मामले दर्ज किए गए हैं। और ऐसे में जब कोरोना वायरस के खिलाफ देश लड़ाई में इतना आगे इतना आगे बढ़ा है, तो एक हल्की सी चूक भी उसे लड़ाई में थोड़ा पीछे धकेल सकती है। इसलिए किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा। लॉकडाउन 3.0 आ रहा है। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 14 दिन और लॉकडाउन में जोड़े गए हैं, यानी 3 मई की रात 12 बजे जैसे ही लॉकडाउन 2.0 खत्म होगा, ठीक उसी वक्त बिना 1 सेकंड की देरी के ये लॉकडाउन 3.0 में बदल जाएगा। लॉकडाउन 3.0 यानी लॉकडाउन और एक्सटेंड किया गया है 14 दिनों के लिए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रमुख विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक कर ही रहे हैं, जायजा ले ही रहे हैं, वीसीज चल ही रही हैं। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने हाल ही में वीसी की। हालांकि इस बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई है। इस बार गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अब देखिए आप किस तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है। आज ही हम लगातार आपको बता रहे हैं कि गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गुरुग्राम दिल्ली सीमा को सील करने की अधिसूचना जारी की। सुबह 10 बजे के बाद से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। इसके अलावा अन्य क्या स्टेप्स हैं हमने आपको बताया। थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी रियायत के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं कि स्टेट्स अपने स्तर पर कुछ रियायतें दे रही हैं। मजदूरों की आवाजाही को परमिशन मिली है। स्टेट्स को रेल मंत्रालय से बातचीत कर हल निकालना है। इस संबंध में बातचीत हो चुकी है। स्टूडेंट्स को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ दुकानें भी अब खुलने लगी हैं, लेकिन फिर भी सतर्कता जरूरी है। एक बार जब युद्ध शुरू हुआ है और जीत के नजदीक तक पहुंचे हैं, बस उसे सुनिश्चित किया जाना बाकी है। ऐसे में हल्की सी एक चूक, हल्की सी रणनीतिक चूक हमें इस लड़ाई में पीछे धकेल सकती है। और ऐसे में यह फैसला लिया गया है कि नहीं, चूक की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी जाएगी, लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। नई लिस्ट रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की ऑलरेडी जारी हो चुकी है और ऐसे में
हो सकता है कि राज्य अपने स्तर पर थोड़ी सी रियायत और दें, या सेंटर की तरफ से भी किस तरह की रियायत दी गई है ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सामने आ चुका है कि जो रेड जोन है उन्हें किसी तरह की कोई छूट नहीं, उन्हें वहां किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती, वहां पर चूक की एक हल्की सी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी जा सकती है। रेड जोन में पूर्व की तरह कड़ाई से लॉकडाउन का पालन होता रहेगा। जहां जहां कर्फ्यू लगे हैं वहां पर कर्फ्यू के हालात जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं उसी तरह के रहेंगे। ऑरेंज जोन चूंकि खतरे की जद में है वहां पर भी कड़ाई रहेगी। ग्रीन जोन जरूर थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं इस लॉकडाउन 3.0 के दौरान। कोशिश पूरी ये रहेगी कि जो ग्रीन जोन है वो श्रेणी में बने रहे, ग्रीन जोन में किसी तरह की नई स्थितियां न डेवलप हो जाएं। साथ ही कोशिश ये भी रहेगी कि जो ऑरेंज जोन है वहां पर कोरोना के कहर को थाम कर उस तेजी से काम किया जाए और उसे ग्रीन जोन में लाने की कोशिशें पुख्ता की जाए। और कोशिश ये भी रहेगी कि इन 14 दिनों में रेड जोन में ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। और हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रीपाल जी, लॉकडाउन 3.0 को लेकर क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, जिस तरह से तमाम कोशिशों के बावजूद काबू नहीं हो पा रहा था कोरोना पे, नियंत्रण नहीं हो पा रहा था और रेड जोन जिस तरह से डेवलप हो रहे थे, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया कि लॉकडाउन 3 की तरफ बढ़ा जाए और किसी भी तरह से रेड जोन को ग्रीन जोन में बदला जाए और कुछ जो पाबंदियां हैं उनको जिस तरह से पहले एक लॉकडाउन में हटाया गया, खासतौर पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनके लिहाज से, वो हो सकता है इसमें और भी आगे बढ़ाई जाए। लेकिन जिस तरह से कोरोना अपना प्रकोप दिखा रहा है पूरे देश में, और जब प्रधानमंत्री के साथ तमाम मुख्यमंत्रियों की जब बैठक थी उस वक्त भी ज्यादातर मुख्यमंत्री इस पक्ष में थे कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो उसी वक्त 2 सप्ताह के लिए बढ़ा भी दिया था। तो ये मांग थी तमाम मुख्यमंत्रियों की कि जिस तरह से कोरोना अपना प्रभाव दिखा रहा है, कोरोना काबू में नहीं आ रहा है, उसको देखते हुए एक बार लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। ये संकेत मिल गए थे, मेंटली देश पहले ही प्रिपेयर्ड हो चुका था कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्रियों ने डिमांड की थी अलग अलग जगह से, और जिस तरह से अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उस बात की तायीद की थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है, उसके साथ ही ज्यादातर जो देश के नागरिक हैं वो उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार थे, क्योंकि सभी को लगता है कि परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई है, कोरोना पर नियंत्रण लड़ाई में इतना आगे आने के बाद किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश भी नहीं छोड़नी चाहिए, और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। शुक्रिया श्रीपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।